लेकिन अगर ये फैसला होता है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही ऐतिहासिक फैसला होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बाद देश में एक माहौल बन गया है कि भ्रष्टाचार माध्यम से कैसे चुनाव जीता जाता है, भ्रष्टाचार के माध्यम से कैसे पैसा जमा किया जाता है और चुनाव में लाया जाता है। वैसे ही इस देश की जनता का, वोटर्स का लोकतंत्र में अगर निवडणूक की जो एक सिस्टम है उसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, जो ईवीएम है, तो उसे हम लोकतंत्र नहीं मानते। अगर ये लोग नहीं जानते कि मैंने किसके ऊपर वोट दिया है और किसको वोट गया है, जब बैलेट पेपर थे तो हम उसके ऊपर जो ठप्पा मारते थे, सिक्का मारते थे, तो हमें दिखता था कि मैंने फलाना फलाना सिंबल के ऊपर हमने ये सिक्का मारा है। लेकिन ईवीएम में अब तक का जो नतीजा सामने आया है या डेमोन्स्ट्रेशन जो लोगों ने दिखाया है और लोगों के मन में जो भ्रम है, आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को ही। हाँ, बीजेपी के लोग तो प्रचार करते हैं आप किसी को भी वोट दो, जाएगा तो कमल को। तो पूरे देश की जनता के मन में एक भय है कि क्या हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें, लेकिन हम परिवर्तन करने के लिए जो वोट देंगे वो जिसको हमने बटन दबाया है उसको जाएगा। इसीलिए वीवीपैट, हमने तो कहा था कि बैलेट पेपर पर चुनाव करिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन, मोदी शाह जी की भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ईवीएम सेट है, सबको मालूम है। तो वीवीपैट का हमने एक पर्याय दिया था और ईवीएम के खिलाफ देश भर के वकीलों ने आंदोलन किया। ईवीएम हटी, दुर्घटना घटी। हिम्मत तो दिखाए बीजेपी। अगर लोकतंत्र है, लोग नहीं चाहते, पूरे विश्व से ईवीएम हट गई है, पूरे विश्व से। ना रशिया में है, ना यूरोप में है, ना अमेरिका में है, ना अफ्रीका में है। आखिरी देश था बांग्लादेश, वहां से भी हट गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को ईवीएम से इतना प्यार क्यों है, ये बताइए। क्योंकि कुछ गड़बड़ है, घोटाला है और गोलमाल है। सर, सुप्रीम कोर्टाच्या तो हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला लेता है वीवीपैट के बारे में, तो पूरा देश इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करेगा। पण सर, सातत्याने सुप्रीम कोर्टाचे जे एक निर्णय येताना पाहायला मिळतात ते सरकारच्या कुठेतरी टीका टिप्पणी, सरकारवरती रोख धरून, मला असं वाटतं की सरकारवर टीका टिप्पणीपेक्षा हे निर्णय निष्पक्ष आहेत। हे निर्णय लोकशाही वाचवण्यासाठी आहेत आणि हे निर्णय जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे आहेत। आतापर्यंत गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्यांचं सरकार आहे त्या पक्षानं आणि त्यांच्या नेत्यांनी या देशात लोकशाही राहू नये, या देशामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य राहू नये, या देशातले जे 4 प्रमुख स्तंभ आहेत, मीडिया, संसद, न्यायालय, प्रशासन, हे खतम करण्यासाठीच पावलं टाकली। मला असं वाटतं सर्वोच्च न्यायालयानं या संदर्भात काही कठोर पावलं उचलून देश वाचवण्याचं ठरवलं असेल तर मला वाटतं की हा देश सर्वोच्च न्यायालयाकडे आशेने पाहतो। सर, पण वीवीपॅटच्या या संपूर्ण बरं, मी काय सांगू शकतो त्याच्यावर? आम्ही चर्चा बंद केलेली नाही, मला वाटतं वंचितच्या नेत्यांनी बंद केली। आम्ही त्यांना 5 जागांचा प्रस्ताव शेवटी दिलेला आहे। ते जरी म्हणत असले की आम्हाला 3च जागांचा प्रस्ताव मिळाला आहे, तसं नाहीये। प्रस्ताव 5 जागांचाच होता, नंतर 2 जागा वाढवल्यात आम्ही। अकोला त्यांच्या त्या 5 जागांच्या प्रस्तावात अकोला सुद्धा आहे। रामटेक होतं, ही आमची शिवसेनेची सिटिंग जागा आहे,
रामटेक होतं, धुळे होतं. त्यांना मुंबईतली एक जागा आम्ही देण्याच्या विचारात होतो सगळे मिळून मुंबईतली, आणि 5वी जागा सुद्धा आम्ही काढून ठेवली त्यांच्यासाठी. मला असं वाटतं की जागेचा जो प्रस्ताव आहे, जागांचा जो प्रस्ताव आहे तो आमच्याकडून त्यांना गेला. चर्चा आमच्याकडून अजिबात थांबलेली नाही, किंबहुना आम्ही आजही त्यांच्याशी संवाद साधण्याला इच्छुक आहोत. नाही, माननीय प्रकाश आंबेडकर यांनीही सर्वत्र उमेदवार दिले आहेत ना. निवडणुका लढायच्या नाहीत का? वंचित चर्चा करत नाही म्हणून देशात निवडणुका आम्ही लढायच्या नाहीत का? चर्चा होऊ शकते ना. अकोल्याच्या पलीकडेही चर्चा होतात. 48 मतदारसंघ आहेत. जो यूपी में बसपा की भूमिका आपको लगता है महाराष्ट्र में वही वंचित की भूमिका हो रही है? आप प्रकाश आंबेडकर जी के पूछिए, हम कैसे बता सकते हैं? हमने तो बहुत कोशिश की कि देश की संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, जनता और देश हित के लिए हमको एक साथ आना चाहिए. जो वंचित समाज है, जो पीड़ित समाज है, उनको उनका हक मिलना चाहिए. ये हमारी भूमिका रही और इसी वजह से हमने उनके साथ चर्चा भी की है. और हमारे मन में कोई खोट नहीं है, एकदम पारदर्शक तरीके से हमने बात की है. हमने उनको 5 सीटों का प्रस्ताव दिया, जिसमें अकोला भी था, रामटेक भी थी, जो हमारी सिटिंग सीट है, और भी कुछ अच्छी सीटें हमने उनको देने की कोशिश की है. तो अगर बातचीत नहीं हुई है तो उसका मतलब ये नहीं कि बातचीत पूरी तरह से रुक गई. नाराज आहेत मला माहिती. कोणासाठी? कोण आहेत ते? कुठले? आमच्या शिवसेनेचे निवडून कोणी दिलं त्यांना? आम्ही दिलं नाही. कोणत्याही गद्दारासाठी दरवाजे उघडे नाही. दरवाजा ठोका, दारात बसा, छाती पिटा, गद्दारांना दरवाजे उघडे नाही. जर आम्ही भविष्यात गद्दारांसाठी दरवाजे उघडे ठेवले तर मला असं वाटतं, जे निष्ठावान, स्वाभिमानी, प्रामाणिक जनता आणि शिवसैनिक उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे एकत्र झालो, हा त्या जनतेचा आणि त्या स्वाभिमानाचा अपमान ठरतो. सर, शिंदेच्या सगळ्या खासदारांचे पत्ते आता कट होताना पाहायला मिळत आहेत. शिंदेचाही पत्ता कट होतो तुमच्या माहितीसाठी. परंतु तेच खासदार फडणवीसांच्या भेटीला जातात. फडणवीसांच्या भेटीला जातात शिंदेना डावलून. नाही, योग्यतेनुसार लोक जात असतात. शेवटी पॉवर सेंटर कुठे आहे, कोण निर्णय घेऊ शकतं, तिकडेच जातात लोक. लोक कलसूत्री बावल्यांकडे जात नाहीत किंवा बोलक्या बावल्यांकडे जात नाहीत. जो बावल्यांची सूत्र हलवतो त्याच्याकडे लोक जातात. गुड़ीपाड़वा के दिन पूरे मुंबई में हिंदुत्व की ध्वजा लहराएंगे, इस तरह की भाजपा ने रणनीति बनाई. क्या पहले कभी हिंदुत्व की ध्वजा लहराई नहीं थी क्या मुंबई में? मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में कभी पहले हिंदुत्व की ध्वजा नहीं लहराई थी. हम दसरा में जो रैली होती है वो क्या होता है? शिवसेना क्या करती है फिर? इतनी बड़ी बड़ी हम रैली निकालते हैं हिंदुत्व के नाम पर. हम करते हैं ना, सब लोग, हम भी करते हैं. अब चुनाव है, चुनाव के माध्यम, चुनाव के लिए सब चल रहा है तो चलने दो. पक्षामध्ये येणारी चर्चा आहे. मला माहित नाही, नाराज आहेत. मला माहित नाही. भारतीय जनता आम पक्ष, आदमी पार्टी के जो सीएम है तो उमेश पाटील आणि त्यांच्या पत्नी माझ्याकडे माहिती नाही, पण त्यांनी भेटण्यासाठी इच्छा व्यक्त केली, एवढंच मी सांगेन. सर, महाराष्ट्रामध्ये शिंदेच्या शिवसेनेला भाजपने वेटीस धरलेला आहे. 12 जागांसाठी असं तर 288 जागेसाठी काय होणार असं त्यांच्या शिंदेच्या जे मंत्री आहेत, माजी मंत्री नवले यांनी प्रश्न उपस्थित केला. असं आहे की त्यांचं त्यांनी पाहावं, आम्हाला कशाला प्रश्न विचारतो. तुम्ही गुलामी पत्करलेले, गुलामाला लाथात बसतात कमरेत किंवा फेकलेल्या तुकड्यावरच जगावं लागतं. सर, आम आदमी पार्टी के सर अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के एलओसी के बाद हम क्या देखेंगे? प्रधानमंत्री ने देखना चाहिए. देश के प्रधानमंत्री है, अब चाहे वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री पूरे देश में घूमते हैं ना चुनाव में. अब जाइए चाइना बॉर्डर पे, देख लीजिए क्या हुआ है. जाइए लद्दाख में, जाइए मणिपुर में, आक्रोश देखिए लोगों का क्या है. लद्दाख में चाइना घुस गया है, अरुणाचल में चाइना बॉर्डर पे खड़ी है.
हमारे गांव का नाम बदल रहे, हमारा नक्शा बदल रहे हैं। और यहाँ प्रधानमंत्री जी चुनाव में भाषण देके घूम रहे हैं। देश से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, ये किसी ने जाकर प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। चलिए, थैंक यू। सर आम आदमी पार्टी के जो सीनियर लीडर है अतिशी, उन्होंने ये क्लेम किया है कि उन्होंने उन्हें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा है, अदरवाइज ईडी उनको अरेस्ट कर लेगी। इसे किस तरीके से देखा है? देखो, ये अतिशी जी के लिए ऑफर नहीं होती है। ये एक बड़ा पैकेज है इस देश में। वो शिवसेना के लिए भी था, एनसीपी के लिए भी था, अशोक चव्हाण के लिए भी था, हेमंत बिश्व शर्मा के लिए भी था, हाँ, ये माधवराव शिंदे के बेटे के लिए भी था, ये जतिन प्रसाद के लिए भी था, ये सभी के लिए। ये तो एक ओवरऑल पैकेज है देश में चल रहा है आजकल। लेकिन एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आप जिस तरह से जेल में डाला है और जो आप टेरराइज कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आतिशी को जो ऑफर आया है उसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन 25 करोड़ का ऑफर है, 10 करोड़ का ऑफर है। महाराष्ट्र में तो 50 करोड़ में विधायक बिक गए। मराठी आरटीसी आता बीजेपीचा ऑफर दिली होती, मात्र जर नाही केले तर आता बीजेपीने कोणाला ऑफर नाही दिली या देशात। बीजेपीने या देशामध्ये एक पॅकेजच केलेलं आहे ना। महाराष्ट्रात 50 कोटीला विकत घेतले, ईडी सीबीआयची दहशत निर्माण केली। राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असतील, अशोक चव्हाण असतील, आसाममध्ये हेमंत बिश्व शर्मा असेल, माधवराव शिंदे यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे असतील, कोण नाही त्यांच्या दहशतीला बळी पडले। सगळेच गेले। अजित पवार गेले ना 70,000 कोटी घेऊन। त्याच्यामुळे अतिशय ऑफर आली, यात मला आश्चर्य वाटावं असं काही नाही। गरजा हिंदुस्तान चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी बेल आयकॉनवर प्रेस करा।